नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि देश में कम्युनल टेंशन क्रिएट करने, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले बयानों के इल्जाम में 23 दिन से जेल में बंद मोहम्मद जुबैर को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली में चल रहे केसेस के साथ क्लब करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जुबैर के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज हैं, वो सब एक ही नेचर की हैं, एक ही तरह के आरोप हैं, इसलिए अलग अलग जांच और अलग अलग एफआईआर की जरूरत नहीं है। जब दिल्ली पुलिस इस आरोप की जांच कर रही है तो सारे केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पर सहमति जताई और फैसला हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि जुबैर की डिफेंस में उनकी वकील ने क्या क्या कहा, लेकिन फैसला हो इससे पहले कोर्ट में जो लंबी जिरह हुई, उस बहस के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। सरकारी वकील ने कोर्ट को डिटेल में बताया कि कैसे जुबैर ने नूपुर शर्मा के टीवी कमेंट को काट छांट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया, उस वीडियो को इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाया, दंगा कराने की नीयत से उसे वायरल किया। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि जुबैर ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर ऐसी बातें लिखी, कई तरह के बेबुनियाद झूठ, फेक तस्वीरें, वीडियो और फोटो पोस्ट किए, जिससे यूपी के कई शहरों में माहौल खराब हुआ, दंगे जैसे हालात बन गए। जुबैर ने कब कब ऐसे वीडियो वायरल किए, सोशल मीडिया पर किस तरह के कमेंट पोस्ट किए, नूपुर शर्मा के बारे में क्या कमेंट किए, ये सारी बातें आज सबूतों के साथ कोर्ट के सामने रखी गई। लेकिन अभी इनकी जांच होना बाकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार को सारे सबूत जांच के लिए देने होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपी सरकार की जांच में जुबैर के बारे में क्या क्या बातें सामने आई हैं। यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने यह बताया कि समाज में नफरत फैलाने वाले ट्वीट करने के एवज में मोहम्मद जुबैर ने करोड़ों रुपए हासिल किए। तो पहले आपको बताता हूं कि आज अदालत में उत्तर प्रदेश की सरकार की वकील ने नूपुर शर्मा के वायरल वीडियो के बारे में क्या बताया। गरिमा प्रसाद ने कहा कि नूपुर शर्मा का केस इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मोहम्मद जुबैर ने समाज में नफरत फैलाने का काम किया। नूपुर शर्मा के कमेंट को टेंशन क्रिएट करने, लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। गरिमा प्रसाद ने कहा कि नूपुर शर्मा ने 26 मई को एक टीवी डिबेट में हिस्सा लिया था। उन्होंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गलत और गैर जरूरी कमेंट किया। अगले 24 घंटे तक किसी ने नूपुर की बात का नोटिस नहीं लिया। बात अननोटिस चली गई, लेकिन फिर 27 मई को मोहम्मद जुबैर ने उस टीवी डिबेट के एक हिस्से को काट छांट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट के साथ बहुत सारे लोगों को टैग किया, रीट्वीट किया। क्योंकि जुबैर के ट्विटर पर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों फॉलोअर्स हैं, इसलिए नूपुर शर्मा से रिलेटेड उसके ट्वीट बहुत जल्दी वायरल हो गए। यूपी सरकार के वकील गरिमा प्रसाद ने दावा किया कि जुबैर और उसके साथी यही नहीं रुके, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया और अरब देशों के प्रभावशाली ट्विटर हैंडल्स को टैग करके नूपुर शर्मा का वीडियो पोस्ट किया, जिससे दुनिया भर में, खासतौर पर अरब मुल्कों में माहौल बना। गरिमा प्रसाद ने एक और चौंकाने वाली बात कोर्ट को बताई। उन्होंने कहा कि जुबैर ने सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही इस मुद्दे को हवा नहीं दी। चूंकि नूपुर शर्मा के बयान की आलोचना हो रही थी, दूसरे देश इस मुद्दे पर बोल रहे थे, लेकिन हमारे यहां शांति थी। गरिमा प्रसाद ने कहा इससे जुबैर परेशान था, इसीलिए उसने 5 और 6 जून को ट्विटर पर लिखा कि नूपुर शर्मा के बयान के खिलाफ दुनिया भर से आवाज उठ रही है, लेकिन भारत के मुसलमान खामोश हैं। यूपी सरकार के वकील ने कहा कि जुबैर के इस तरह के ट्वीट के बाद ही नूपुर शर्मा के बयान पर जुबैर के ट्वीट को कई मस्जिदों में पैम्फलेट बनाकर बांटा गया। इसका असर यह हुआ कि 10 जून को यूपी के कई शहरों में दंगे हुए, सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। आज यूपी सरकार के वकील ने दावा किया कि इस तरह की हरकतों के लिए जुबैर को पैसे मिलते थे। ट्वीट जितना भड़काऊ होता है उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। गरिमा प्रसाद ने दावा किया कि जुबैर अहमद ने खुद पूछताछ में कबूल किया है कि ट्वीट्स के बदले उसके ऑर्गेनाइजेशन को 2 करोड़ रुपए मिले।
इसमें से 12 लाख रुपए उसका हिस्सा है। वैसे आज जो बातें उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने मोहम्मद जुबैर के बारे में कही, इसी तरह की बात 27 जून को जुबैर को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस की IF यूनिट के हेड DCP KPS मल्होत्रा ने कही थी। KPS मल्होत्रा ने बताया था कि जुबैर अपनी एक्टिविटीज से किस तरह माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा था। जुबैर ने एक ट्वीट किया जिसके ऊपर एक पूरी थ्रेड चलती है ट्वीट्स की, एक ट्विटर स्टॉर्म चलता है। उसके अलावा उस ट्वीट के कारण मल्टीपल सोशल मीडिया एंटिटीज़ उस पर एक तरीके से हेट स्पीचेस एंड एंटी रिलीजन स्पीचेस देते हैं, जिसके विच इज़ डिट्रीमेंटल फॉर द कम्युनल हार्मनी। उसके बेसिस पे हमने केस रजिस्टर किया एंड ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन जब हमने इससे डिटेल्स मांगी तो ही वॉज इवेसिव एंड अकॉर्डिंग टू दैट लीगल प्रोसीजर हमने इसे अरेस्ट किया। इस इन्वेस्टिगेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 वॉज द टेक्निकल गैजेट एंड नंबर 2 वॉज द इंटेंशन, कि आपने जब ये किया तो आपकी क्या इंटेंशंस थी, और उसके बाद जितने ये ट्विटर हैंडल्स थे वो आपके जो ग्रुप था उसने किस बेसिस पे सारा काम किया। उन दोनों पॉइंट्स पे ये वेसिव था, इसने आंसर नहीं दिया। एंड हमें टेक्निकल गैजेट जो इसकी फ़ोन था वो चाहिए था, और पता लगा कि ये फ़ोन भी जो लेके आया था पूरा फॉर्मेटेड लेके आया था। तो इस बेसिस पे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बनवाने के बाद इसे अरेस्ट किया। अगर आप किसी ट्वीट को या रीट्वीट करते हो या किसी व्यू को इंडोर्स करते हो ऑन सोशल मीडिया, तो बेसिकली आपका खुद का व्यू है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी का ट्वीट को रीट्वीट किया, मुझे तो पता नहीं क्या मैटर था। सो दैट इज़ नॉट अ एलिबाई, और ये एलिबाई डिफरेंट ऑनरेबल कोर्ट्स ने इस एलिबाई को सही नहीं मान रखा। आप जिस भी व्यू को इंडोर्स करते हो वो आपका अपना व्यू है, आप खुद प्रोपोगेट कर रहे हो, और उस पे होने वाली जितनी आगे थ्रेड है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। अब मैं आपको इस मामले में जुबैर का पक्ष बताता हूं। जब यूपी सरकार के वकील गर्मिया प्रसाद ने मोहम्मद जुबैर के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया तो जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने इसका जमकर विरोध किया। वृंदा ग्रोवर ने दावा किया कि जुबैर ने माहौल नहीं बिगाड़ा, उसने देश के खिलाफ सरकार के विरुद्ध कोई साजिश नहीं की, वो तो पत्रकार की हैसियत से अपना काम कर रहा था। लेकिन यूपी सरकार के वकील ने कहा कि जुबैर अहमद कोई पत्रकार नहीं है, वो एक फैक्ट चेकर है जो फैक्ट चेक करने के नाम पर सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम करता है। मैंने भी जुबैर के ट्विटर अकाउंट की टाइमलाइन को देखा और यह बात सही है कि जुबैर अहमद ने सबसे पहले 27 मई को नूपुर शर्मा की टीवी डिबेट की क्लिप ट्वीट की थी। उसने नूपुर शर्मा पर अनाप शनाप बातें करने, पैगंबर साहब का अपमान करने का आरोप लगाए थे। नूपुर ने इसके जवाब में ट्वीट किया, जुबैर से कहा वो पूरी डिबेट की क्लिप डाले, न कि वीडियो को काट छाट कर पेश करे। नूपुर ने इस ट्वीट में दिल्ली पुलिस को भी टैग कर दिया था। नूपुर शर्मा के ट्वीट के जवाब में जुबैर ने फिर से ट्वीट करके दिल्ली पुलिस से नूपुर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। जुबैर अहमद के इस ट्वीट के कुछ ही घंटों के भीतर नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। नूपुर ने ट्विटर पर जुबैर को टैग करके इसकी शिकायत भी की, खुद को धमकी देने वाले ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए, और इसके बाद जुबैर ने 5 और 6 जून को अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट के बॉयकॉट की खबरें ट्विटर हैंडल से शेयर की। दावा किया कि कई देशों के स्टोर से भारत के सामान को हटा लिया गया है। उसके बाद जब भी किसी मुस्लिम देश ने नूपुर शर्मा के कमेंट्स पर बयान दिया, प्रेस रिलीज जारी की, तो जुबैर ने उसे ट्विटर पर शेयर किया। बताया यह सब ऑल्ट न्यूज यानी उसके ऑर्गेनाइजेशन की कोशिशों का ही नतीजा है। गर्मिया प्रसाद की बात सही है कि जुबैर के ट्वीट के बाद माहौल खराब हुआ और प्रयागराज, मुरादाबाद, कानपुर, रांची और सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई, दंगे हुए। कई शहरों में सर तन से जुदा के नारे लगे। यूपी सरकार के वकील गर्मिया प्रसाद ने बताया कि इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे। जुबैर कम्युनल टेंशन फैलाने का काम कर रहा था, इसी वजह से उसके खिलाफ केस दर्ज हुए, कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। जो तथ्य प्रकाश में आए कि ये कोई आज का विषय नहीं है, 2-2.5 वर्षों से अनेक प्रकार के केसेस उनके विरुद्ध दर्ज थे और मीडिया का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। परंतु मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि यदि चुनाव आयोग ने भी यह माना है कि यदि पैसा लेकर आप खबर छापते हैं तो पेड न्यूज़ की कैटेगरी में आती है और अपराध की श्रेणी में आ जाती है, तो ये कैसे संभव है कि यदि आप पैसा लेकर वैमनस्य का प्रचार करते हैं
तो वह मीडिया की स्वतंत्रता की श्रेणी में आएगा। मेरे विचार से यह सर्वथा अनुचित है। किसी एक प्रकरण से जुड़ी बात नहीं है, ये एक घटना है, एक इवेंट है और उसके आधार पर हो। विगत 2 वर्षों से अधिक समय से एक नहीं अनेक प्रकार के तथ्य उनके विषय में आए, जिसमें लगातार यह बात परिलक्षित हो रही थी कि सांप्रदायिक वैमनस्य बनाने, वातावरण खराब करने, कानून व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न करने वाले कार्य किए जा रहे थे। और जब उसमें धन का संदर्भ भी आया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अकेले भी कार्रवाई नहीं की, उन्होंने एक SIT गठित की ताकि ये और इससे जुड़े अन्य प्रकार के जो मामले हैं उन पर एक व्यवस्थित जांच हो। यूपी सरकार के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि जुबैर अहमद की ऑर्गेनाइजेशन ऑल्ट न्यूज पर विदेशी फंड लेने के आरोप है। इसी वजह से नूपुर शर्मा के बयान से जुड़े विवाद को उसने इंटरनेशनल लेवल पर प्रचारित किया। ब्रिटिश अखबार इंडिपेंडेंट ऑनलाइन ने लिखा था कि नूपुर के बयान को सबसे पहले जुबैर अहमद ने ही मुद्दा बनाया था। एक ट्विटर यूजर हॉकआई ने बताया कि किस तरह 3 जून को ट्विटर पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा की शुरुआत हुई। पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल्स ने भी नूपुर शर्मा के बयान को मुद्दा बनाकर पूरी दुनिया में भारत विरोधी माहौल बनाया। बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स को ट्रेंड कराया। ट्वीट्स में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। हॉकआई नाम के इस ट्विटर हैंडल ने लिखा था कि ट्विटर पर यह एंटी इंडिया कैंपेन किसी ऐसे वैसे प्रोफेशनल का काम है जो भारत की खबरों पर बारीक नजर रखता है। एंटी इंडिया ट्वीट्स का एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि वैसे तो 76% ट्वीट अरबिक में किए गए थे, अरबी भाषा में किए गए थे, लेकिन भारत और उसके पास पड़ोस के देशों के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से इस एंटी इंडिया ट्रेंड को बढ़ावा दिया गया, जिससे 5 जून तक यह ट्विटर पर जबरदस्त ट्रेंड करने लगा था। इस भारत विरोधी ट्विटर स्टॉर्म को ट्रेंड कराने में मोहम्मद जुबैर, इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान से चलने वाला ट्विटर हैंडल साउथ एशियन इंडेक्स शामिल थे। जुबैर ने तो साउथ एशियन इंडेक्स के बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट वाला एक ट्वीट शेयर भी किया था। और जब इस तरह के दावे कोर्ट में किए गए तो समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने कहा कि अगर जुबैर पर लगने वाले आरोप सही हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो कर रहे हैं माहौल खराब तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून अपना काम करे। मुझे नहीं मालूम ये दावा सही है या गलत है या सिर्फ एक बनाया गया है। अगर ये दावा सही है तो ये बहुत सीरियस बात है। कोई ना कोई अदृश्य शक्ति ऐसी है जो हमारे देश को डिस्टेबलाइज कर रही है। आप देख रहे हैं कभी हिजाब आता है, कभी हलाल गोश्त आता है, कभी अजान का मसला होता है, कभी तलाक का मसला होता है और तो न जाने क्या क्या हो रहा है। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। सब प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब इस तरह का और भड़काऊ बातें शुरू हो गई कि हद तो ये हो गई कि हमारे प्रॉफिट हुजूर सर्वर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो गई और गुस्ताखी करने वाले को कोई सज़ा नहीं मिली। ST हसन ने जुबैर पर कार्रवाई की बात तो कही, लेकिन अगर मगर करके उन्होंने कुछ ऐसी बातें जोड़ दी जो उनकी सियासत में फिट बैठती हैं। उन्होंने यूपी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। ST हसन के आरोपों के जवाब दिए बीजेपी के MP सुधांशु त्रिवेदी ने। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो वो तो अपराध और आतंकवाद के आरोपियों के साथ सदैव सर्वदा से खड़ी रहती है और यदि वो किसी विशेष समुदाय के हों तो उनके मन में एक अगाध प्रेम और स्नेह का ऐसा ज्वार उमड़ने लगता है कि वो लोग तो उत्तर प्रदेश में 2007 में लखनऊ, तत्कालीन फैजाबाद यानी आज के अदालतों में जो बम विस्फोट हुए थे उनके आरोपियों से केस विड्रॉ कर लिए थे। फिर हाई कोर्ट की फटकार के बाद वह केस चालू हुए और उनमें से सभी को सजा हुई। तो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो वो अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए आज ऐसा कर रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहम्मद जुबैर को जमानत जरूर दे दी, लेकिन उस पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच होना बाकी है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने जुबैर पर दर्ज केस रद्द नहीं किए, उसके सारे केसेस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए, जिनकी जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी। इनमें यूपी में दर्ज सभी FIR भी शामिल हैं। आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील गर्मा प्रसाद ने बताया कि जुबैर फैक्ट चेक और पत्रकारिता के नाम पर नफरत फैलाने का काम काफी समय से करता आ रहा है। पिछले साल भी जून महीने में उसने गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो
इस दावे के साथ वायरल किया था कि बुजुर्ग को मुसलमान होने के कारण पीटा गया, जबकि पुलिस ने जांच के बाद क्लियर कर दिया था कि इस मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है। गरिमा प्रसाद ने बताया कि इसी तरह इस साल अप्रैल महीने में जब सीतापुर के एक धर्मगुरु बजरंग मुनि ने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के खिलाफ बयान दिया, तो भी इसकी शिकायत पुलिस से करने के बजाय जुबैर अहमद ने बजरंग मुनि के बयान को वायरल करना शुरू कर दिया था। इससे माहौल खराब हुआ था। गरिमा प्रसाद ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले जुबैर ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। उसने अपने लैपटॉप और मोबाइल में मौजूद सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की, फोन की फॉर्मेटिंग कर दी। हालांकि जुबैर के वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया उसके क्लाइंट ने कोई गड़बड़ी नहीं की, वो तो बस जर्नलिज्म कर रहा था। चूंकि उसने तो सांप्रदायिक बयान देने वालों को एक्सपोज किया, इसी वजह से सरकार उसके पीछे पड़ गई। एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई, उसकी आवाज को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। जुबैर के बचाव में कई सियासी दल भी मैदान में उतरे। बीएसपी के सांसद दानिश अली ने कहा कि केंद्र और यूपी की सरकार तो जुबैर के पीछे पड़ी थी, झूठे मुकदमे दर्ज कर रही थी। यह बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जाहिर हो गई। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पूरे घोड़े खोल लिए कि फैक्ट चेकर जुबैर को कैसे जेल में रखा जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज कम फॉर हिज रेस्क्यू। लेकिन सर, यूपी सरकार ने आज कहा कि 2 करोड़ रुपए लेकर के वो भड़काऊ ट्वीट्स करते थे। ये बात उन्होंने कबूली है, ये यूपी सरकार की तरफ से कहा गया। अब यूपी सरकार के झूठे मुकदमे यूपी सरकार का झूठ एफिडेविट्स में है, इसीलिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से सारे केसेस बाहर ले लिए हैं। तो यूपी सरकार का झूठ तो वहीं एक्सेप्ट हो गया जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिए सारे केसेस। लेकिन यूपी सरकार ये भी कह रही है कि उनके ट्वीट्स को बाद में पैम्पलेट्स बना करके फ्राइडे प्रेयर्स के बाद में बांटा गया, जिससे दंगे भड़कने की पूरी यूपी सरकार की बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल है कि क्या मोहम्मद जुबैर को इसलिए जेल में डाला गया कि वो सरकार के खिलाफ लिखता था? क्या उसे इसलिए सलाखों के पीछे रहना पड़ा क्योंकि वो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है? उसके खिलाफ लिखी गई एफआईआर में, पुलिस की रिपोर्ट्स में, कोर्ट के सामने दिए गए आर्गुमेंट्स में यह बात कहीं नहीं है। मोहम्मद जुबैर पर आरोप तो यह है कि उसने नूपुर शर्मा के बयान को इशू बनाया, प्लानिंग करके उसे फैलाया और लोगों की भावनाओं को भड़काया। उन्होंने लोगों को उकसाया था कि वो प्रदर्शन करने आगे क्यों नहीं आ रहे। लेकिन तो भी अगर सेम ऑफेंस के लिए अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं तो यह ज्यादती है, इन्हें क्लब किया जाना चाहिए। जब इल्जाम एक है तो अलग अलग जांच और अलग अलग केस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया। जहां तक अपनी राय रखने की आजादी का सवाल है तो मोहम्मद जुबैर को हक है, और वो उतना ही हक है जितना देश के किसी और नागरिक को। लेकिन अगर कोई नागरिक ऐसी आजादी का इस्तेमाल लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए करता है तो संविधान और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मैं अभिव्यक्ति की आजादी का पक्षधर हूं। मैंने बोलने और लिखने की आजादी के लिए जेल काटी है। इमरजेंसी के जमाने में मैं अंडरग्राउंड अखबार निकालते हुए पकड़ा गया था। लेकिन मैं जानता हूं कि आजादी के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। जैसे नूपुर शर्मा ने जो पैगंबर साहब के बारे में कहा, वो गलत था, गैर जरूरी था, उसकी निंदा होनी चाहिए थी और हो भी रही है। लेकिन यह भी सच है कि वो 1 घंटे की डिबेट में 20-30 सेकंड का हिस्सा था। अगर मोहम्मद जुबैर उस क्लिप को जानबूझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट न करता, उस क्लिप को इस तरह से वायरल न करता, तो शायद समाज में इतना तनाव पैदा ना होता। अगर जुबैर ने यह काम अनजाने में किया होता तो इसे गलती मानकर इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन इल्जाम तो है कि जुबैर ने सोच समझकर भड़काने की नीयत से वो क्लिप वायरल किया। इसलिए जब इस मामले की जांच हो तो यूपी की सरकार को सारे सबूत पुलिस के सामने रखने पड़ेंगे। दिल्ली की पुलिस को यह मामला अदालत में साबित करना पड़ेगा। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उन पर फाइनल फैसला अदालत का होगा। आज उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी भी खूब रही। विरोधी दलों के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमले किए, और इंटरेस्टिंग बात यह कि योगी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद
तेजी से सख्त एक्शन लिया। छोटे मोटे अफसरों की बजाय बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन विरोधी दलों ने योगी के एक्शन को करप्शन का इशू बताकर सियासत की। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी की खबरें आई थी। योगी ने अपने स्तर पर जांच करवाई और इसके बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद ओएसडी को केंद्र वापस भेज दिया। अनिल पांडे जो एसडी थे, आईएएस अफसर हैं, इसलिए योगी ने उनके खिलाफ विजिलेंस जांच और डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश भी की। इसके बाद योगी ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर समेत 5 बड़े अफसरों को सस्पेंड करके उनके खिलाफ जांच बैठा दी। इससे प्रशासनिक अमले में अफरा तफरी मच गई। दावा यह किया गया कि मंत्री से पूछे बगैर उनके ओएसडी को हटाने से जितेंद्र प्रसाद नाराज हैं, इसलिए वो दिल्ली आ गए हैं, पार्टी के बड़े नेताओं से मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे। हालांकि जितेंद्र प्रसाद ने साफ साफ कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है। अगर किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। वो दिल्ली में है, लेकिन उनका पार्टी हाईकमान से मिलने का कोई इरादा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। और मुझे जानकारी यह मिली है कि योगी ने जिन अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया उससे पहले किसी से पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं। जैसे ही जांच रिपोर्ट मिली, उन्होंने तुरंत जितेंद्र प्रसाद की ओएसडी का बोरिया बिस्तर बनवा दिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ जिसके बाद योगी को इतना सख्त एक्शन लेना पड़ा। असल में पीडब्ल्यू विभाग में इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुए और ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े लेवल पर गड़बड़ी के आरोप लगे। बाद में ट्रांसफर में कई तरह की खामियां सामने आई, सरकार की किरकिरी हुई। पीडब्ल्यूडी विभाग के करीब 350 इंजीनियर्स का ट्रांसफर हुआ। इनमें उन लोगों के नाम भी हैं जिनकी कई साल पहले मौत हो चुकी है, यानी जिस अफसर की मौत हो चुकी है उनका भी तबादला कर दिया गया। जब यह खबर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पहुंची तो उन्होंने अपने लेवल पर जांच करवाई। आरोप सही पाए गए तो इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इन अफसरों ने पैसे लेकर कैसे गड़बड़ी की थी, इसके कुछ सबूत मेरे पास हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की जो लिस्ट निकली उसमें एक ही अधिकारी की पोस्टिंग 2-2 जगह कर दी गई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें पहला नाम धर्मपाल का है, जो अलीगढ़ में तैनात थे, लेकिन उनका ट्रांसफर 2 जिलों यानी इटावा और मैनपुरी में कर दिया गया। इसी तरह बुलंदशहर में तैनात सालिक सिंह सुमन को भी 2 जिलों बदायूं और लखनऊ में पोस्टिंग दे दी गई। एक ही अफसर 2-2 जगह कैसे काम करेगा? लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों ने यह कमाल करके दिखाया। इसी तरह का एक और कमाल देखिए, राजकुमार नाम के इंजीनियर का ट्रांसफर इटावा से ललितपुर किया गया। यहां पर खास बात यह थी कि इटावा में राजकुमार नाम के कोई इंजीनियर ही नहीं थे, यानी जहां इंजीनियर थे नहीं वहां से भी ट्रांसफर कर दिया गया। इसी तरह घनश्याम दास नाम के जूनियर इंजीनियर का ट्रांसफर हुआ, फिरोजाबाद से झांसी के लिए किया। लेकिन हैरानी की बात है, घनश्याम दास की मौत 3 साल पहले हो चुकी है। कुछ लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी के इल्जाम भी लगाए। इसीलिए योगी ने तुरंत एक्शन लिया। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी की छुट्टी कर दी और 5 अफसरों को सस्पेंड करके घर बैठा दिया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए, लापरवाही, गड़बड़ी और करप्शन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी ने मंत्रियों को सलाह दी है कि वो अपने स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, उनके काम पर नजर रखें, फाइलों में जल्दबाजी में साइन न करें, किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लें, परख लें। अगर कोई शंका है, कोई शक है तो पहले सभी आशंकाओं को दूर कर लें, उसके बाद ही फाइल पर साइन करें। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से साफ साफ कहा कि वो अपने काम में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी बरतें। योगी ने जो कुछ कहा उस पर ऐतराज करने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से योगी ने जितेंद्र प्रसाद को बताए बगैर उनके ओएसडी अनिल पांडे को सस्पेंड किया, उसे लेकर सवाल उठे। हालांकि जितेंद्र प्रसाद ने 2 दिन तक इस पर कुछ नहीं कहा। जितेंद्र प्रसाद की चुप्पी को उनकी नाराजगी बताया जाने लगा। आज जितेंद्र प्रसाद दिल्ली आए तो कहा गया वो बीजेपी हाईकमान से मिलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि करप्शन के खिलाफ उनकी भी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। बीजेपी के लिए जरूरी है जनता के भलाई के लिए काम हो, ईमानदारी से हो। योगी की सरकार में करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है।
प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये ज़ीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं है। जितेंद्र प्रसाद अनुभवी नेता हैं, मामले की गंभीरता को जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस मामले में अपनी पोजीशन क्लियर करके अफवाहों को विराम दिया। जितेंद्र प्रसाद इस बात को भी जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी कितना अहम मंत्रालय है। वो पिछले साल ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और इस बार योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें पीडब्ल्यूडी जैसा भारी भरकम मंत्रालय मिल गया, वरना यूपी समेत ज्यादा राज्यों में पीडब्ल्यूडी किसी बड़े और पुराने नेता को दी जाती है। योगी सरकार की पहली सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के पास यह मंत्रालय था। मायावती की सरकार में उन्होंने अपने करीबी नसीबुद्दीन सिद्दीकी को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया था। इसी तरह अखिलेश यादव की सरकार में उनके चाचा शिवपाल यादव पीडब्ल्यूडी संभालते थे। लेकिन योगी ने एक साल पहले ही पार्टी में शामिल होने वाले जितेंद्र प्रसाद को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया। इसलिए जैसे योगी को इस मंत्रालय में गड़बड़ी की शिकायत मिली तो उन्होंने एक्शन में देर नहीं लगाई। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार ने करप्ट अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया हो। अपने पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ के 300 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की खबर सबको पता है। 2017 में 52, 2018 में 80, 2019 में 100, 2020 में 34 और 2021 में 41 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को करप्शन के इल्जाम में जेल की हवा खानी पड़ी। इस बार योगी ने बड़े अफसरों के खिलाफ एक्शन से शुरुआत की है। कुछ चीफ मिनिस्टर फैसले ले रहे हैं, इसलिए न कोई मंत्री बोल रहा है न पार्टी का कोई नेता, लेकिन विरोधी दलों ने मोर्चा खोला है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पैसा मंत्री कमा रहे हैं, एक्शन अफसरों पर हो रहा है और जनता राम भरोसे है। उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल सरकार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री बनाम मंत्री, मंत्री बनाम मुख्यमंत्री खींचातानी, अधिकारी बनाम अधिकारी, अधिकारी बनाम अधिकारी, आपस में खींचातानी पड़ी हुई है। कौन कितना अपना हथिया ले। भैया जनता ने चुनी थी सरकार, जनता के बारे में भी सोचोगे कि नहीं सोचोगे? जनता बेचारी इंतजार कर रही है कि उसको न्याय कब मिलेगा। जनता की कोई सुनवाई नहीं। मंत्री अधिकारी अधिकारी सब एक दूसरे से जूझे पड़े हैं, सब लूटमार में व्यस्त हैं। राम भरोसे सरकार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने भी इसे लेकर सवाल उठाए। संजय सिंह ने कहा कि इतनी मजबूत सरकार और मजबूत मुख्यमंत्री के रहते अफसर मनमानी करेंगे, मंत्री की जानकारी के बगैर ट्रांसफर करेंगे, इस पर यकीन नहीं होता। संजय सिंह ने कहा कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और अगर ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसों का लेन देन हुआ है तो फिर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले और अनियमितता का मामला काफी समय से उत्तर प्रदेश में चल रहा है और वहां के स्वास्थ्य मंत्री महोदय ब्रजेश पाठक जी ने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि उनको संज्ञान में लिए बगैर उनके विभाग का स्थानांतरण कर दिया गया। एक स्वास्थ्य मंत्री वो स्वयं कह रहे हैं कि भाई हमारे विभाग का ट्रांसफर हमसे पूछे बगैर कर दिया गया। तो अधिकारी इतने मनबड़ हो गए हैं, कहीं भी लेन देन लेके कुछ भी कर दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो जतिन प्रसाद जी का और बाकी लोगों का जो मामला संज्ञान में आया है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और अगर ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन हुई है तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने जांच के बाद एक्शन लिया है। किसी विरोधी दल को इसकी भनक तक नहीं थी, सिर्फ योगी के पास शिकायत पहुंची थी। इसके बाद कब जांच हुई, किसने जांच की, कब रिपोर्ट आई, इसकी विपक्ष को हवा भी नहीं लगी। जब एक्शन हो गया, सबसे बड़े अफसर की छुट्टी हो गई, तब विपक्ष को पता लगा। इसलिए योगी की नीयत पर तो शक नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें मामला दबाना होता तो उनके लिए आसान था, लेकिन योगी ने ऐसा नहीं किया। यह उनकी फितरत भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात,
आमतौर पर जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो सरकारें छोटे अफसरों के खिलाफ एक्शन लेकर ईमानदारी का ढोल पीटती हैं, लेकिन योगी ने ऐसा भी नहीं किया। एक्शन टॉप से शुरू किया, सबसे बड़े अफसरों को हटाया। इसलिए मुझे लगता है कि करप्शन के प्रति योगी के जीरो टॉलरेंस की तारीफ होनी चाहिए। जितेंद्र प्रसाद ने सियासी तौर पर यह समझदारी का काम किया कि उन्होंने अपनी बात साफ साफ कह दी, ये बता दिया वो नाराज नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में योगी के साथ हैं। अगर जितेंद्र प्रसाद खामोश रहते, बोलते नहीं, तो विरोध उनकी चुप्पी को हथियार बना लेते। लेकिन चूंकि जितेंद्र प्रसाद ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया, इसलिए विरोधी दलों के नेता अब उनका नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन योगी सरकार के एक और मंत्री दिनेश खटीक की खामोशी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और उनका नाम लेकर योगी पर हमला हो रहा है। अब उनका केस भी आपको बताता हूं। दिनेश खटीक योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इस विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो बीजेपी के काफी सीनियर नेता हैं। दिनेश खटीक ने आज होम मिनिस्टर अमित शाह को एक चिट्ठी लिखकर कई शिकायतें की। दिनेश खटीक की शिकायत है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी सुनी नहीं जाती, अफसर उनकी बात का जवाब तक नहीं देते, उन्हें मीटिंग्स की जानकारी नहीं मिलती, न मीटिंग से बुलाया जाता है। दिनेश खटीक ने लिखा कि जब वो सरकारी योजनाओं के बारे में अफसरों से पूछते हैं, मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी उनका फोन काट देता है। और हैरान करने वाली बात है कि दिनेश खटीक ने कहा उनके साथ जो रूखा व्यवहार हो रहा है उसकी वजह यह है कि वो दलित हैं, इसीलिए उन्हें मंत्री बनने के 100 दिन बाद भी काम नहीं मिला है। मंत्री के तौर पर उन्हें गाड़ी मिल गई है, सुरक्षा मिल गई है, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। दिनेश खटीक ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में कहा ये सारी बातें कही और उसके बाद वो गायब हो गए। वो न मिनिस्ट्री की मीटिंग में पहुंचे, न किसी की कॉल रिसीव की, सरकारी गाड़ी और सुरक्षा वापस कर दी। इसीलिए चर्चा शुरू हो गई कि दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आज उन्हें रिपोर्टर्स ने हस्तिनापुर में पकड़ लिया, पूछा कि आपने इस्तीफा दे दिया है, तो दिनेश खटीक ने कहा कि कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। दिनेश खटीक भले के कहें कि विषय कुछ नहीं है, लेकिन उनकी चिट्ठी जिस तरह से लीक हुई है उससे लगा कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। क्योंकि दिनेश खटीक ने अब चिट्ठी में लिखा है कि योगी आदित्यनाथ पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं, लेकिन जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर में गड़बड़ी हुई, नमामि गंगे और हर घर जल योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार के अफसर जानबूझकर दलितों का अपमान कर रहे हैं, दलितों के साथ और अन्याय ना हो इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्योंकि दिनेश खटीक बार बार दलित समाज के अपमान की बात लिख रहे थे, तो विरोधी दलों ने इसे इशू बनाया। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक सब ने इस पर बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय में विद्रोह, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में विद्रोह, अब जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। जहां मंत्री होने का सम्मान न मिले बल्कि दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण सरकार से त्यागपत्र देकर अपने समाज का मान रखना एक सही फैसला है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। मायावती ने भी फेसबुक पर लिखा, दिनेश खटीक को दलित होने की वजह से सरकार में तवज्जो नहीं दी जाती। मायावती की बात को आगे बढ़ाया उनकी पार्टी के सांसद दानिश अली ने। उन्होंने कहा बीजेपी में दलितों को हमेशा हाशिए पर रखा जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन मंत्री ने जो भी कहा है ये इस बात को प्रमाणित करता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की क्या हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। जो जरा सा भी मिशनरी, थोड़ा सा जिसके अंदर एक वो होगा, कॉन्शियस होगा, वो दलित जो है वो शेड्यूल कास्ट ऐसे ही ओपनली बाहर आ जाएगा।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में दलित मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है, दलित पॉलिटिशियंस की कोई हैसियत ही नहीं है, और ये उनके मंत्री ने खुद साबित कर दिया है चिट्ठी लिख। दिनेश खटीक के मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इशारों में अपनी बात कही। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया कि सभी मंत्री अपने राज्य मंत्रियों के साथ तालमेल रखें। दिनेश खटीक जिस जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, उस विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह हैं। जब उनसे दिनेश खटीक की नाराजगी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई नाराज है। सर, दिनेश खटीक नाराज या कहीं की इस्तीफे तक की बात कह दी है। आप पूछ लीजिए, हमें तो नहीं लगता, हम लोग तो कार्यकर्ता बढ़ाते हैं। सर, दिनेश खटीक नाराज या कहीं की इस्तीफे तक की बात कह दी है। आप पूछ लीजिए, हमें तो नहीं लगता, हम लोग तो कार्यकर्ता बढ़ाते हैं। दिनेश खटीक हस्तिनापुर से चुनाव जीते हैं। पहली बार जीते थे तब भी योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मंत्री बनाया था, दूसरी बार जीते तो फिर से मंत्री बनाया। पिछली सरकार में 5 साल मिनिस्टर रहे, लेकिन उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिनेश खटीक की नाराजगी की असली वजह ट्रांसफर पोस्टिंग है। उन्होंने कुछ नाम स्वतंत्र देव सिंह को दिए थे, उनका ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी, लेकिन उनके लोगों के ट्रांसफर मनचाही जगह नहीं हुए। इसलिए उन्हें करप्शन दिखाई देने लगा, गड़बड़ियां दिखाई देने लगी और दलितों का अपमान भी दिखाई दिया। हालांकि दिनेश खटीक ने जो बातें कही हैं उनकी जांच हो तो बेहतर होगा। आज बहुत दिनों के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां बोले। आजम खां जब से जेल से बाहर आए हैं तब से कहा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव से नाराज हैं। कल सोशल मीडिया पर उनका बयान चर्चा में रहा। दावा किया गया कि ओम प्रकाश राजभर के बाद आजम खां ने भी कहा कि उन्होंने अखिलेश को कभी धूप में खड़े होते नहीं देखा। इसके बाद तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई। इसलिए आज आजम खां ने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। आजम खां ने कहा कि उन्होंने तो यह कहा था कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को भी कभी धूप में खड़े नहीं देखा। जरूरी नहीं है कि पत्थर मारने वाले के जवाब में भी पत्थर मारा जाए, कीचड़ फेंकने वाले के जवाब में कीचड़ फेंकी जाए, गंदगी फेंकने वाले के जवाब में गंदगी फेंकी जाए, क्योंकि फिर फर्क नहीं रह जाएगा। तो एक फर्क होना चाहिए मद्दे मुकाबिल से एक महज़्ज़ब सियासत करने वालों का। और मैं समझता हूँ चाहे मुलायम सिंह यादव साहब हों या अखिलेश यादव साहब हों, उनकी भाषा, उनका आचरण महज़्ज़ब तो है। हमें बहुत सी बातों पर उनसे एतराज़ और इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी तहज़ीब पर हम उंगली नहीं उठा सकते। उनके अंदाज़े गुफ्तगू पर, उनके जुमलों पर, उनके लफ्ज़ों पर हम उंगली नहीं उठा सकते। वो इतने महज़्ज़ब हैं। मुझसे पूछा गया, जैसे आपने पूछा, कि अखिलेश साहब एयर कंडीशन कोठी और कार से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज के ज़माने में एसी को बहुत मायूब चीज़ नहीं है, बहुत आम सी चीज़ हो गई है। इसके बावजूद भी मैंने जो कल कहा था वही आज कह रहा हूँ कि ये कहने वालों को, या जिन साहब ने ये एतराज़ किया है, उनके एतराज़ का भी शुक्रिया। जाहिर है इसमें भी हमारे लिए एक सबक है, लेकिन धूप में खड़ा हमने भी उन्हें भी नहीं देखा, कहीं धूप में खड़ा नहीं देखा, कहीं उस पोजीशन में नहीं देखा जिससे ये साबित होता हो कि वो किसी मिसाल के तौर पर उन्होंने मुसलमानों की तरफ ये कहा कि मुसलमानों की कोई मदद नहीं कर रहा है। उनकी बात बहुत हद तक सही हो सकती है, लेकिन मैं उनसे पूछ सकता हूं उन्होंने क्या मदद की। आजम खां मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को राजनीति में सलीके और तहजीब बनाए रखने की नसीहत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत रेफरेंस में पेश किया गया। तो मैं आपको वो बयान भी सुनवा देता हूं जिसको लेकर आजम खां को सफाई देनी पड़ी। राजभर जी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की जरूरत है उन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। आजम खां पुराने नेता हैं, बोलने में आर्टिकुलेट हैं, विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्हें अनुभव है।
वो जानते हैं किस वक्त पर किस मौके पर क्या बात कहनी है, और अच्छा कि आज उन्होंने इस बयान पर पूरी सफाई दे दी। आज पंजाब से बड़ी खबर आई। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 गैंगस्टर्स को मार गिराया। 5 घंटे तक चले इस एनकाउंटर में जगरूप सिंह रूपा और मन्नू कुसा ढेर हो गए। हालांकि इस एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। आज सुबह पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी कि सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलाने वाले शार्प शूटर मनप्रीत उर्फ मुन्नू और उसका साथी जगरूप सिंह उर्फ रूपा अमृतसर के पास चिचा भकना गांव में छिपे हुए हैं। इसके बाद गांव की घेरेबंदी की गई। पुलिस का शक था कि एनकाउंटर शुरू होने पर ये गैंगस्टर इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ भाग सकते हैं, वो पाकिस्तान की सरहद में घुस सकते हैं। इससे बॉर्डर पर 2 किलोमीटर तक पूरा इलाका सील कर दिया गया। इसके बाद गैंगस्टर ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, जवाबी फायरिंग की। गांव वालों को हिदायत दे दी कि वो घर से बाहर न निकले। पुलिस ने जगरूप सिंह रूपा और मन्नू कुसा से सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो लगातार फायरिंग करते रहे। इस फायरिंग में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने फाइनल असॉल्ट किया, जिसमें दोनों गैंगस्टर मारे गए। सिद्धू मूसेवाला साहब के मर्डर के बाद जो 29 तारीख को हुआ था, उसके बाद से ही पंजाब पुलिस एक्टिव थी। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे बंदे आइडेंटिफाई कर लिए गए थे। अगले दिन ही पहली अरेस्ट हो गई थी, जो देहरादून से हुई थी। उसके बाद इसके फॉलोअप में चाहे कॉन्स्पिरेटर्स थे, चाहे हेल्पर्स थे, चाहे किसी भी तरह के कोई सपोर्ट प्रोवाइडर्स थे, अभी तक 21 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं। और 2 के साथ जो जो कोरोला मॉड्यूल था, उस कोरोला मॉड्यूल के जो 2 मेन बंदे जिन्होंने उसमें ऑपरेट किया था, एक मन्नू कुस्सा और दूसरा जगरूप रूपा, इनकी मूवमेंट यहाँ पे इस एरिया में नोटिस करी गई थी। काफ़ी देर से एजीटीएफ टीम इनके पीछे लगी हुई थी। तो उसमें आज सुबह जब इनको फॉलो कराया गया तो ये एक घर के अंदर घुस गए। डिस्पाइट मल्टीपल वार्निंग्स की इन्होंने कहा गया कि सरेंडर कर दो, इन्होंने पुलिस से कंटिन्यूस फायरिंग स्टार्ट रखी। उस एक्सचेंज ऑफ फायर में इन दोनों की डेथ हो गई। क्या नाम थे इन दोनों को, क्या वेपन? एक AK-47 और एक पिस्टल रिकवर हुई, जिसे इन्होंने लगातार फायरिंग करी थी पुलिस पार्टियों के ऊपर। आज महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार के लिए एक अच्छी खबर आई। अब महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन लागू होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अपील को मंजूरी दे दी। उद्धव ठाकरे की सरकार के जमाने में कोर्ट ने लोकल बॉडी इलेक्शन में पिछड़े वर्ग को आरक्षण पर यह कहकर रोक लगा दी थी कि सरकार पहले आरक्षण के जरूरी डेटा इकट्ठा करे, लेकिन उद्धव सरकार ने वक्त रहते इसके लिए कदम नहीं उठाए। उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार से डेटा जारी करने को कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 1.5 साल के बाद उद्धव ठाकरे ने आरक्षण के लिए जरूरी डेटा जुटाने के लिए पूर्व मुख्य सचिव जयंत बंठिया की अगुवाई में एक कमीशन बनाया, और आज उस कमीशन की रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण लागू करने की परमिशन दे दी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार के लिए यह बड़ी जीत है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे समय पर यह कमीशन बना देते, आरक्षण के लिए जरूरी डेटा जुटा लेते, तो पिछड़े वर्ग को पहले ही रिजर्वेशन मिल जाता। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब उनकी सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को मंजूरी मिली है। यह बीजेपी शिवसेना सरकार की बड़ी जीत है। हालांकि आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद भी महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन अभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण फिर से लागू करवा लिया है। उच्चतम न्यायालय ने आज उसका फैसला दे दिया है। हमारी सरकार ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को स्वीकारा है। महाराष्ट्र में फिर से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है। 13/12/2019 को पिछली उद्धव जी की सरकार को उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि डेडिकेटेड आयोग तैयार कीजिए, इंपेरिकल डेटा जमा कीजिए, ट्रिपल टेस्ट पूरी कीजिए
और उसके बाद आप आरक्षण लागू कीजिए। 15 महीने जब उस सरकार ने कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण स्थगित कर दिया। उसके बावजूद सरकार लगातार समय पास करती रही। पहले तो कमीशन नहीं बना, कमीशन बना तो उसको स्टाफ नहीं दिया, कमीशन काम नहीं कर पाया। एक फर्जी रिपोर्ट, मैं फर्जी इसलिए कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं। इस प्रकार की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा और उसके बाद राज्य के ओबीसी आयोग ने कहा यह रिपोर्ट हमने तैयार ही नहीं की है और हमको इस रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। सरकार लगातार टालमटोल करती रही। अंत में सरकार ने बांटिया आयोग तैयार किया और हमारी सरकार के आने के बाद हमने तुरंत उस आयोग से निवेदन करके उचित समय में उसका साइंटिफिक डेटा उसको कोलेट करके, उसको क्यूरेट करके, वो जो कोई रिपोर्ट तैयार हुई उस रिपोर्ट को हम लोगों ने सही समय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और उस पर आज सुनवाई हुई। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा और उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण वापस बहाल कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज बताया कि वो काफी समय से स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाबी तभी मिली जब शिवसेना और बीजेपी साथ साथ आए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। पिछले कई समय से जो ओबीसी समाज अपनी न्याय मांग के लिए लड़ रहा था, उनको न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी समाज का जो रिजर्वेशन है वो बहाल किया है, दिया है, उसका निर्णय लिया हुआ है। ये ओबीसी समाज की जीत है और सुप्रीम कोर्ट का भी मैं आभारी हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो पिछले समय से प्रलंबित था आज हो गया है। बांटिया आयोग ने जो सिफारिश की थी वो एक्सेप्ट किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। बांटिया आयोग से भी हमारी लगातार पिछले कई दिनों से, महीनों से चर्चा थी कि ये जो एम्पिरिकल डेटा है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, वो सब आंकड़े जो है वो सब उसको संकलित करना, कलेक्ट करने का काम बांटिया आयोग ने अच्छी तरह से किया है। उनकी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो सिफारिश जो उन्होंने की थी, सिफारिश, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की है और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला ओबीसी समाज के हित में किया है। लोकल बॉडीज में पिछड़ों को आरक्षण मिलने को बीजेपी अपनी जीत बता रही है, लेकिन अब विपक्ष में पहुंच चुकी एनसीपी इसे अपनी अचीवमेंट बता रही है। मिठाइयां बीजेपी के दफ्तर में बंटी और एनसीपी के नेताओं ने भी बांटी। उन्होंने भी पटाखे फोड़े। एनसीपी के बड़े ओबीसी नेता और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल ने कहा, पिछड़े वर्ग को आरक्षण महाविकास अघाड़ी सरकार के वक्त की गई कोशिशों की वजह से मिला है। हालांकि उन्होंने ये मांग भी की कि केंद्र सरकार इस बारे में जरूरी डेटा रिलीज करे। मुझे बड़ी खुशी है आज सुप्रीम कोर्ट में बाटिया कमीशन का जो अहवाल था, रिपोर्ट सादर किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इजाज़त दी है कि आप ओबीसी आरक्षण के साथ इलेक्शन ले सकते हैं। एम्पिरिकल डाटा 2011 में हमने मांग की थी संसद में कि 2011 से जो जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी की जाति गणना करो, एम्पिरिकल डाटा दे दो। सारे लोग खड़े होकर उन्हें वही मांग की सांसदों ने, और भारत सरकार ने वो मान लिया। मगर भारत सरकार ने सेंसस कमीशन के अलावा शहरों का जो है वो जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और ग्रामीण का जो है आरडीडी जो है रूरल, उनसे करवाया। कि इन्होंने सांसद में भी कहा कि ओबीसी डाटा है 99% ठीक है,
तो फिर अभी जो है वो डाटा हमको दीजिए, क्योंकि ये देश की प्रॉपर्टी है। और अब बात मध्य प्रदेश की राजनीति की। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शंस में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य की 16 लोकल बॉडीज में बीजेपी अब सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई है। आज जब 5 और निकायों के रिजल्ट आए तो इनमें से 2 में बीजेपी, 2 में कांग्रेस और 1 में निर्दलीय को जीत हासिल हुई। कांग्रेस ने रीवा और मुरैना की सीटों पर जीत हासिल की, वहीं देवास और रतलाम में बीजेपी जीती। कटनी की सीट एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने जीत ली। इन सीटों पर सेकंड फेज में 13 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इससे पहले जो फर्स्ट राउंड की वोटिंग हुई थी, 11 सीटों पर जो चुनाव हुए थे, उनमें भी बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। बीजेपी सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस ने 3 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर विजय प्राप्त की थी। हालांकि शिवराज सिंह ने कहा कि भले ही 5 सीटों पर कांग्रेस का मेयर होगा, लेकिन मेंबर्स का बहुमत बीजेपी के हाथ में रहेगा। कांग्रेस जितनी जगह जीती, वो जीत उनकी पूरी नहीं है, अधूरी है। उस जीत में भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा हिस्सा है और इसलिए नगर निगम के परिणाम भी इस दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषजनक है। लेकिन नगर पालिका अगर आप विश्लेषण करके देखें, पूरे परिणाम आ गए हैं तो चमत्कार हुआ है। मैं तो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते 1985 से काम कर रहा हूं। इतनी शानदार सफलता नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को पहले कभी नहीं मिली। लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट से कमलनाथ खुश हैं। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की जीत और बड़ी होती, लेकिन बीजेपी पैसे, पुलिस और प्रशासन की मदद से 9 सीटों पर जीत कर पाई। कमलनाथ ने दावा किया कि अगले साल के चुनाव में जनता बीजेपी को करारा जवाब जरूर देगी। 2015 में भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें हमारे महापौर की जीती थी। इससे आप परिचित हैं। ये पैसे से किसी को खरीद सकते हैं, पर उसका दिल, दिमाग और आत्मा को नहीं खरीद सकते। अगले साल ये चुनाव होंगे। जिनको इन्होंने खरीदा है या जिनको इन्होंने खरीदने का प्रयास किया, वो उनसे बदला लेंगे। हमारे पास कुछ नहीं था, हम सिफर में थे। हमारे 5 जीते और एक आम आदमी पार्टी का और एक स्वतंत्र का जीता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 7 हारी, जिसमें से 2 500 वोट से वो जीती है। ये बात सही है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी को ज्योतिराज सिंधिया के इलाके ग्वालियर, नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा क्षेत्र मुरैना और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के इलाके कटनी में हार का सामना करना पड़ा। बड़े नेताओं के इलाकों में बीजेपी की हार पार्टी के लिए बड़ा झटका है। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के 3 नगर निगम बीजेपी ने जीते हैं। एक तरह से बुधनी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। ये शिवराज सिंह चौहान के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन पार्टी को मजबूत करने पर उन्हें अब थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।